नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। पिछले दिनों चर्चा हुई थी कि हम किस प्रकार किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को कर सकते हैं। इसके बाद मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। आइए शुरू करते हैं पेट 2022 के बारे में। तो हम पहले देख लेते हैं कि पेट 2022 में पॉलिटी के जो सिलेबस है वो क्या है और उसमें पॉलिटी के प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं 2021 में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था उसी विज्ञापन में नीचे के अंतिम 4 पृष्ठों में सिलेबस की बात की गई है। आइए देखते हैं। यहाँ पे विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 का दिया गया है। यहाँ पे पेट में जो अनुमोदित पाठ्यक्रम है या अनुमोदित जो सिलेबस है उसके बारे में दिया गया है कि भारतीय इतिहास से कितने प्रश्न आएंगे, क्या क्या भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी चर्चा हम जब भारतीय इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो करेंगे। आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं भारतीय जो राजनीति व्यवस्था है या थी पॉलिटी। तो फ्रेंड्स पॉलिटी से कुल 5 प्रश्न आएंगे और इन 5 प्रश्नों के लिए सिलेबस जो दिया गया है वो सिलेबस है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत इसके कुछ खंड किए गए हैं जिसमें भारतीय संविधान, उसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन तथा स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। अर्थात इन सभी टॉपिक से मिला के हमें कुल 5 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान के बारे में, राज्यसभा लोकसभा के बारे में, सामान्य जागरूकता में भी इसका सिलेबस है। आइए थोड़ा उस पर भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो जनरल अवेयरनेस के सवाल है, सामान्य जागरूकता के जो 10 प्रश्न आएंगे उनमें एक जो पार्ट है सामान्य जागरूकता से संबंधित वो पॉलिटी का ही पार्ट है जिसमें भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद को रखा गया है। अर्थात यहाँ से भी 1 और 2 प्रश्न बनने की संभावना बनती है। मैक्सिमम एक ही प्रश्न बनेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से इतने सारे सब टॉपिक है और प्रश्न केवल पूछे जाएंगे 10। इस प्रकार हम देखते हैं तो पॉलिटी में सिर्फ संविधान की विशेषताएं नहीं देखनी है। पॉलिटी में भाग 1 से लेकर भाग 22 तक के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, संशोधन है, अनुसूची हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। आइए शुरू करते हैं। पेट 2021 का जो पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ए राज्य सूची में, बी समवर्ती सूची में, सी संघ सूची में, डी इनमें से कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए राज्य सूची में। फ्रेंड्स भारतीय संविधान में कुल 3 सूचियों का जिक्र है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इन सूचियों में कुछ विषय रखे गए हैं और इन सूचियों का जिक्र कहाँ है? इन सूचियों का जिक्र 7वीं अनुसूची में है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत में जो सूचियों का विभाजन है वो कौन सा अनुसूची में है? तो आपको बताना है 7वीं अनुसूची में। फ्रेंड्स भारतीय संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि कुछ ऐसे संघ कानून बना सकता है, कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे राज्य कानून बना सकते हैं और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शिफ्ट 1 में दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? ए मूल अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रेंड्स जब संविधान की रचना हुई थी तो उस समय पंचायती राज व्यवस्था जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया था। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान के भाग 4 में, जबकि मूल अधिकार की व्याख्या संविधान के भाग 3 में की गई है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 और 30 से। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए अनुच्छेद 21A से। शिक्षा का अधिकार पहले मूल अधिकार नहीं था बल्कि ये DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही एक भाग था, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया। तो यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। और 86वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 19 का संबंध वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। आप सबको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान में 14 से 18 तक लेकर अनुच्छेद तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जबकि 19 से लेकर 22 तक
स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, जबकि 29 और 30 अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 21A। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पिछले प्रश्न से मिलता जुलता पूछा गया था, अर्थात उसी प्रश्न के जो विकल्प हैं उससे ही ये अगला सवाल निकल कर आ रहा है। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का अधिकार है। मैंने बताया था कि 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है और किसी भी कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम करने पर रोक लगाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ए 530, बी 540, सी 550, डी 552। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी 552। भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 तय की गई है और इस 552 में 530 जो होते हैं वो भारतीय राज्यों से चुन के आते हैं, जबकि 20 सीटों का प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश या यूटी से है और 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इन 2 लोगों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति भारत के अनुच्छेद 331 के तहत करता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जनप्रतिनिधित्व कम है तो 2 लोगों को वो मनोनीत कर सकता है। इस 552 में अनुच्छेद 81 में यह वर्णित है कि भारत में लोकसभा सदस्यों की संख्या 550 रहेगी और अनुच्छेद 331 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। तो इस प्रकार अधिकतम संख्या हो जाती है हमारी 552। 1952 में जब पहली बार संसदीय चुनाव हुए थे तो उस समय कुल सीटें थी 497, जबकि दूसरी बार जो चुनाव हुए थे 1957 में उस समय जो लोकसभा की सीटें थी वो 503 थी। जैसे जैसे राज्य बनते गए वैसे वैसे सीटों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती गई। 2000 तक जो 1971 की जो भारत की जनसंख्या है, इसी जनसंख्या के हिसाब से सीटों को रखा जाएगा। लेकिन 84वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस जो बैरियर है 2000 का, इसको बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा में सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर रखने का प्रयास किया गया है? तो आपका उत्तर होगा 84वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 2001 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे हमारे पहले शिफ्ट के पॉलिटी के प्रश्न। आइए अब देखते हैं दूसरे शिफ्ट में पूछे गए पॉलिटी के 5 प्रश्नों को। पहला प्रश्न, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ए दंड प्रक्रिया संहिता, बी जेल, सी कानून और व्यवस्था, डी पुलिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है, न कि राज्य सूची का। पिछले प्रश्न में मैं बता चुका हूँ कि 3 सूचियाँ होती हैं। एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। अर्थात इन सूचियों में डिफाइंड रूप से ये बताया गया है कि किस किस विषय पर कौन कौन कानून बना सकता है, कौन से विषय पर संघ बना सकता है, कौन से विषय पर राज्य बना सकता है। और समवर्ती सूची का मतलब है कि कौन से विषय पर संघ और राज्य दोनों बना सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि संघ और राज्य मान लीजिए किसी एक ही विषय पर दोनों ने कानून बना दिए और कोई ओवरलैप होता है तो वहाँ पे संघ को वरीयता दी जाएगी। बाकी जेल, कानून और व्यवस्था और पुलिस ये सभी राज्य सूची के विषय में शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, शिफ्ट ए में भी सूची पर प्रश्न पूछा गया था और शिफ्ट बी में भी एक प्रश्न पूछा गया है। शिफ्ट सेकंड का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ए लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, बी शक्तियों का वितरण, सी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, डी अर्धसंघीय संरचना। तो फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता से संबंधित प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा बी सी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संविधान लिखित है और भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, अर्थात भारत का संविधान सर्वोच्च है और इसमें संविधान में शक्तियों के वितरण की व्यवस्था की गई है, अर्थात शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। अब भारतीय संविधान अर्धसंघीय संरचना है, अर्थात क्वासी फेडरल, अर्थात इसमें एकात्मक के भी लक्षण मिलते हैं और संघात्मक के भी लक्षण मिलते हैं, जबकि भारतीय संविधान में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की व्यवस्था नहीं की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ए अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 38। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में एससी और एसटी के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 44 का संबंध
समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता का संबंध किस अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 44। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ए इनमें से कोई नहीं, बी रॉयल कमीशन, सी अशोक मेहता कमेटी, डी बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इसका सही आंसर है डी बलवंत राय मेहता कमेटी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो नींव थी वो बलवंत राय मेहता ने ही रखी थी। बलवंत राय मेहता ने पंचायत को 3 स्तर पर बांटने की बात की थी, जबकि अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। यूपीपीसीएस के जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनका एक मैं सॉल्व बनाया हूं और उसका एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखेंगे तो पंचायती राज से संबंधित या भारतीय संविधान के हर एक भाग से संबंधित काफ़ी डिटेल से उसमें प्रश्नों को बताया गया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार उसको जरूर देखिएगा। शिफ्ट सेकेंड का आखिरी प्रश्न था, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ए इनमें से कोई नहीं, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी मौलिक कर्तव्य, डी मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि आर्थिक न्याय की बात भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो आपको बताना है भाग 4 में, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है, जबकि मौलिक कर्तव्य भाग 4(1) में है, जबकि मौलिक अधिकार भाग 3 में है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।